सफल होंगे अवश्य, सफल होंगे अवश्य, हौसलों की आग जगा ले, लगन और मेहनत को अपनी आदत बना ले। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ जिनकी साहित्यिक यात्रा को, जिनकी जीवनी को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय होकर भूमिका निभाने में मददगार भी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ मुजफ्फरपुर बिहार से आदरणीय चंदन कुमार जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। बहुत 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 धन्यवाद केशरी जी। मैं अपने वाणी को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने से पहले अपनी कविता का एक दो चार लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी। बेटियां घर की नूर होती हैं, बेटियां घर की नूर होती हैं, कोई शोला कोई शबनम कोई कोहिनूर होती हैं, कोई बिल्कुल। शोला कोई शबनम कोई कोहनूर होती हैं। अरे बड़े बदनसीब होते हैं वो घर, अरे बड़े बदनसीब होते हैं वो घर जिस घर में बेटियां नहीं हो। मैं चंदन कुमार, साहित्यकार, शिक्षक। अभी मैं वर्तमान में राजकीय बुनियादी विद्यालय पियर बांद्रा में पोस्टेड हूँ। मेरी रुचि दो क्षेत्रों में सर्वाधिक रही। बचपन से ही मेरा लगाव रहा रंग मंच के क्षेत्र से, और साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ तो मैंने 92 से किया, लेकिन इससे पहले कविताओं का पढ़ने में मेरी काफी अभिरुचि रही। मैं कविताओं को पढ़ता था और बिल्कुल। कविता को पढ़ते पढ़ते आज कुछ टूटी फूटी रचनाओं के भी रचनाकार के रूप में आप लोगों के बीच प्रस्तुत। टूटी फूटी नहीं आदरणीय, बहुत ही शानदार रचना आप लिखते हैं और जिसकी प्रस्तुतिकरण आपने शुरुआत में दी, जो बेटियों को समर्पित आपने जो पंक्तियां कही वो काबिलिए तारीफ थी और इसी से ही लगता है कि आप कितने अच्छे साहित्यकार होंगे। तो चलिए आपकी रचनाओं को तो सुनेंगे ही हम। जैसा कि आपने बताया कि आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, तो अगर हमारे श्रोता मुजफ्फरपुर बिहार आते हैं तो मुजफ्फरपुर में ऐसी कौन कौन सी स्थली है जो उन्हें घूमनी चाहिए और यहाँ का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध व्यंजन है जो उन्हें खानी भी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम जिस शहर में रह रहे हैं वह लीची का शहर है, लीची सिटी का बिल्कुल। माना गया है। यहाँ लीची में जो मधुरता है, ठीक उतनी ही मधुरता के लिए यहाँ साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्य के शिखर पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की जहाँ घर है वो निराला निकेतन, वो हम साहित्यकारों बिल्कुल। को, हम युवाओं को अवश्य घूमना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा का क्षेत्र है। वहां अगर जाते हैं तो वह कविता का मंदिर है, जहां एक साधक ने बहुत दिनों तक अपनी साधना करके कालजयी रचनाओं को एक नया रूप दिया और उत्तर छायावाद के प्रवर्तक के रूप में वो स्थापित हुए। गरीबनाथ स्थान है, बाबा गरीबनाथ का धरती है, यहाँ गरीबनाथ मंदिर घूमने का जगह है। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, शहीद खुदीराम बोस का स्मारक स्थल है, न जाने बहुत सारे यहाँ पर स्थल हैं। और जो नामचीन स्थल है उसमें शहीद खुदीराम बोस का स्मारक स्थल और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी का स्थल, और यहाँ पर जो राम वृक्ष बेनीपुरी कॉलेज है, जहाँ बिहार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हमारे गांधी जी का स्मृति के रूप में कूप है। वो सब अगर घूमते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे युवाओं को इतिहास और साहित्य दोनों की समझ विकसित होगी। रंग कर्म के क्षेत्र के बाद तो यह तप स्थली है। रंग कर्म के क्षेत्र में यहाँ नटवर साहित्य परिषद है, यहाँ इप्टा सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, संरचना है, यहाँ प्रमोद आजाद की संस्था है, जहाँ भी इन संस्थाओं में भी आज के युवाओं को घूमना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे समृद्ध क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में, लेकिन युवाओं को घूमने में एक ललक भी होनी चाहिए, जो आज इसकी कमी नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर तो अघोषित सांस्कृतिक और साहित्य की राजधानी भी मानी गई है, जैसा आप जानते ही हैं।
फिर भी आज बिल्कुल। साहित्य से हमारे युवाओं को दूरी तो नहीं, लगाव ही बढ़ती चली जा रही है। इसका तो पर्याय आप स्वयं हैं। आप एक युवा हैं और आज साहित्य को एक प्रखर मंच भी दे रही हैं और साहित्यकार भी है। तो आपसे बेहतर बिल्कुल। और कौन जान सकता है इस शहर को, इस शहर में कितनी भी प्रतिभाएं। आप उसी के कड़ी में आज हमें भी आपने जोड़ा है। बिल्कुल। बहुत ही शानदार, आदरणीय, और आपने पूरा विश्लेषण मुजफ्फरपुर का किया है, बहुत सारी जगहों के बारे में बताया है। तो अगर हमारे श्रोता मुजफ्फरपुर आते हैं तो चंदन जी ने जिन जिन स्थलियों का नाम बताया है वहां विजिट जरूर करें और उन्हें घूमें और उनकी खासियत को जानें। तो चंदन जी, अब हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य को लेकर। जैसा कि आपने बताया कि आप एक शिक्षक भी हैं और एक साहित्यकार भी हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? वर्तमान समय में आज के युवा साहित्य में रुचि रखना चाहते हैं, लेकिन वह साहित्य जो साहित्य उन्हें एक रास्ता दे सकता है, एक मंजिल दे सकती है, उस साहित्य की ओर न जाकर के वो बाजारों साहित्य पर जाकर के वो टिक जाते हैं। लेकिन जहां हम साहित्य की बात करते हैं, रुझान की बात करते हैं आज की युवाओं की, तो मुझे लगता है कि युवा आज भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रखरता से आगे बढ़ रहे हैं और उनमें इच्छा है। अगर यह इच्छा नहीं होती तो कुमार संदीप जैसा एक लेखक कम उम्र का नहीं पैदा ले सकता था। आज आप देख रहे हैं अपने सांस्कृतिक धरती पर कि बहुत सारे युवा जो धूल के फूल हैं, जो अभी गुम हैं और उसको आप लाने का काम कर रही हैं, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। लेकिन आप उस युवाओं को के बीच देख रहे हैं कि इतनी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल। प्लेटफॉर्म नहीं मिलने का उचित कारण यह है कि यहाँ मार्गदर्शक की कमी है। कवि है, शहर में कवियों की कमी नहीं है, लेकिन कोई उन्हें उंगली पकड़ के सिखाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि सब पढ़ा लिखा आ जाए, एक अपना स्वयं रचना करे और आके सुनाए। ऐसा नहीं होता है। कहीं भी एक पाठशाला होती है, कहीं ना कहीं अपने गुरुओं से सीखते हैं वो लोग। मैं ही साहित्यिक यात्रा शुरू किया। मैं अपने ही बारे में बात बताऊं केसरी जी, तो बिल्कुल। जब मैं आचार्य श्रीष के निराला निकेतन में पहुंचा, मुझे ककहरा नहीं आता था। साहित्य का ककहरा नहीं जानते थे लिखना। लेकिन अच्छा। वहाँ निराला निकेतन में अमृत महापर्व हो रहा था, उनका जन्म दिवस था। मेरे मित्र उन्हीं के आवास पर रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो आज निराला निकेतन में उनका जन्म समारोह मनाया जा रहा है। तो हमने कहा चलो आचार्य श्री का आशीर्वाद ही मिल जाएगा। गए बिल्कुल। और न जाने मैं मेरे अंदर क्या एक बात आई कि मैंने सोचा कि आज मैं इनका पूरे जन्मोत्सव को देखूं। और सारी रात, पूरे रात मैं निराला निकेतन में रहा। वहाँ बहुत सारे अच्छा। कवियों का काव्य पाठ होता था। सारी रातें काव्य काव्य यात्रा में ही गुजरती थी। और वहाँ मैंने चुपचाप एक अच्छे श्रोता की तरह सुनते रहा और मेरे अंदर एक जिज्ञासा जग गई कि मैं भी कविता लिखूं। और वो वही स्थल है जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। और मेरे आदर्श गुरु कहें या मेरे कलम पकड़ा करके लिखाने वाले डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और वरिष्ठ आलोचक हैं, उनका सानिध्य मुझे मिला, उनकी प्रेरणा मुझे मिली और मैं साहित्य की यात्रा का शुरुआत की। तो चंदन जी, आपको लगता है कि मुजफ्फरपुर जिला में साहित्य को भी लेकर एक कार्यशाला चलाना चाहिए, जिससे युवा साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सही तरीके से कविता या कहानी भी लिख सके? जी बिल्कुल, होना चाहिए। कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। नाट्य कार्यशालाओं का तो एक आध बार आयोजन मैंने देखा है, लेकिन साहित्य कार्यशाला का आयोजन मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैंने बताया कि मैं 92 से काव्य यात्रा को देख रहा हूँ, काव्य पाठ के मंचों पर भी जाया करता था। लेकिन आज तक 92 से लेकर 2025 तक में मेरी नजर में एक भी कार्यशाला आयोजित नहीं की गई। काव्य पाठ हुआ, धुरंधर कवियों का काव्य पाठ हुआ,
लेकिन यहाँ कार्यशाला किसी ने नहीं लगाया, ना कोई कवियों के द्वारा, ना किसी संस्था के द्वारा, न सरकार के द्वारा। सरकार से तो साहित्य उपेक्षित है। अच्छा, तो जैसा कि आपने ही बताया कि आप एक बेहतरीन वक्ता के रूप में वहाँ विराजमान रहे और कहते भी हैं कि जो एक बेहतरीन श्रोता बनता है, वो एक बेहतरीन वक्ता बनता है। तो आज आप इतने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, तो इसकी कहीं न कहीं वजह आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, ये है या आपने बहुत तरह की पुस्तकें पढ़ी हैं, ये है? देखिए, मैंने ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया। मैं वास्तविक बात बतलाऊँ, मैंने ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं मंचों पर जाया करता था। जितने भी नामचीन साहित्यकार हैं, वक्ता हैं, उन लोगों का भाषण, उनकी कविता सुना करता हूँ और सुना करता था। और जहाँ तक रही अध्ययन की बात, तो अध्ययन के लिए कुछ एक ही कवियों की मैं रचना पढ़ता था, क्योंकि सारी रचनाओं में जो सर से ऊपर बहने वाली रचना होती थी, उससे नहीं। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाओं को मैंने, थोड़ी सी रचनाओं को, ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ा, और 2-3 रचना उनकी मैंने पढ़ा है। प्रेमचंद का जितनी भी रचनाएँ हैं, उसमें से 5 रचनाओं को मैंने पढ़ा। और छोटे-मोटे साहित्य मिलते रहते हैं, सबको मैं अध्ययन करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो भी साहित्यकार मुझे देते हैं, और या बुक स्टॉल पर लगता है, अगर जैसे पुस्तक मेला अगर वहाँ मिलता है, तो मैं लेता ज़रूर हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। लेकिन ये जो कहेंगे कि मैं एक शुद्ध पाठक हूँ, पाठक के रूप में मैं अपने आप को अभी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी भी जो जानकारी है वो अल्प है, और जो पाठक अच्छे होंगे उनकी जानकारी बहुत बड़ी होगी, विशाल रूप से होगी। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। तो जैसे हर कवि की एक अपनी पसंदीदा रस होती है या अपना एक पसंदीदा विषय होता है, तो आपका पसंदीदा रस या आपकी पसंदीदा विषय कौन-सी है? देखिए, मेरी पसंदीदा विषय हरदम समाज से जुड़ा हुआ, जहाँ पर समाज का चिंतन हो, जहाँ समाज की संवेदना हो, जहाँ समाज से जुड़ा हर पक्ष एक सवाल लेकर खड़ा हुआ होता हो, वही पक्ष मुझे काफ़ी पसंद आता है। और ख़ास करके रही बात रस की, बात कहते हैं, तो कोई श्रृंगार रस है, कोई करुण रस में लिखता है, कोई विरह रस में लिखता जी। है, और मैं यह खुद नहीं समझ पाता हूँ कि मेरी रचना कौन से रस की है। क्योंकि इसमें अच्छा, मेरी जितनी भी रचनाएँ हैं, उसमें सब चीज़ का समावेश मिलेगा। कहीं न कहीं ये नहीं है कि सिर्फ़ एक श्रृंगार रस पर ही मेरी रचना है। हमारी रचना समाज पर भी है, समाज के उस पक्ष पर भी है, जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी भी आवाज़ है। और जहाँ तक श्रृंगार रस की बात है, 1-2 रचना श्रृंगार रस में भी है, करुण रस की रचना मैं ज़्यादा लिखता। लेकिन कहने को करुण रस होता है, लेकिन मैं नहीं मानता यह करुण रस, क्योंकि संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक कविता को सुनेंगे, तो सही में आपके हृदय में लगेगा कि कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न इन्होंने डाला है। आदरणीय, जब इतनी चर्चा हो गई है, तो एक रचना भी प्रस्तुत करें हम सभी के बीच। जी, ज़रूर। देखिए, मैंने कहा कि मनुष्य की संवेदनाओं को लेकर के और ज्वलंत समस्याओं को लेकर के रचना काफ़ी, जहाँ तक जब इप्टा से मैं जुड़ा ना, तो इप्टा में जी, जब गया, तो वहाँ इप्टा में मैंने देखा, जब वहाँ नाटक किया करता था, तो किसी न किसी समस्याओं पर ही मैं नाटक करता था। कोई ये नहीं है कि वो थिएटर का नाटक मैं करता था। नुक्कड़ सभाओं पर मैंने नाटक किया। और आपको मैं बतला दूँ कि वहीं से मेरी प्रेरणा है कि किस ओर मेरी सोच बढ़ी। सोच की दिशा जो है, वो नाटक ही तय करती है। क्योंकि बिल्कुल। वहाँ हरदम हम शोषितों के विरुद्ध आवाज़ उठाए, सरकार का जहाँ पर पहुँच नहीं हो पाती थी, जो चीज़ के लिए हम उसके लिए आवाज़ उठाते थे, जनता की एक आवाज़ हम बने थे, इसलिए जनता के लिए मैंने लिखना अपने आप को काबिल समझा। मज़दूर, एक कविता है जिसका शीर्षक है मज़दूर। ज़रा ध्यान से सुनेंगे, और अच्छा लगे तो थोड़ा-सा मेरा समर्थन भी देंगे। नंगे बिल्कुल, बदन, नंगे पाँव अक्सर खेतों में जो काम करते नज़र आते हैं, जिनके आँखों में चमकती धूप की चौंधियाहट और पेट धँसी हुई, शरीर की हड्डी उभरी हुई नज़र आती है, वो कोई और नहीं, मज़दूर ही है। मज़दूर बिल्कुल। की ज़िंदगी मजबूरी और तंगी में
मजदूर की जिंदगी मजबूरी और तंगी में गुजरती है। दिन कमाना, रात को खाना, दिन कमाना, रात को खाना। सड़कों या झोपड़ी में या सड़क के किनारे बने मचान पे बेफिक्र जो सोए हुए नजर आते हैं, वो कोई और नहीं, मजदूर ही होते हैं। बारिश का मौसम, आषाढ़ का महीना। बारिश का मौसम, आषाढ़ का महीना। खेतों में हल चलाता, बिरार रोपता। बिरार कहते धान का जो नन्हा पौधा होता है, जी जी। उसे बिरार कहते हैं। ओके। बिरार रोपता और चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दर्द को छुपाता, गाने गुनगुनाता। जो नजर आता है वह कोई और नहीं, मजदूर होता है। वह कोई और नहीं, मजदूर होता है। मेहनत कश की शायद यही निशानी है। मेहनत कश की शायद यही निशानी है। भारत का भरता जो पेट, वह कोई और नहीं, मजदूर होता है। भारत का जो भरता पेट, वह कोई और नहीं, मजदूर ही होता है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार अनिल जी, बहुत ही शानदार। वाकई आपने छंद मुक्त कविता प्रस्तुत की है और आपने इस तरह से शब्दों में भावना डाली है। एक मजदूर की जो परेशानी होती है, एक मजदूर कितना संघर्ष झेलता है, उसकी जो आपने व्याख्या की अपने कविता के माध्यम से, बहुत वो बहुत काबिलिए धन्यवाद तारीफ इसके है। लिए। और जैसा आपने बताया, बिल्कुल वो दिख रहा है आपकी रचनाओं में। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपकी 4 पंक्तियों से ही पता चलता है कि आप कितने अच्छे साहित्यकार हैं और आप कैसे कविताओं में भावना डालते हैं और कैसे शब्दों का चयन करते हैं। तो आदरणीय, आपने ये तो बताया कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा थी वो कहाँ प्रारंभ हुई। आप अब ये बताएं कि आपकी जब साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई, तो पहली रचना किस विषय पे थी और आपने पहली प्रस्तुति कहाँ दी थी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं आचार्य श्री के जन्मोत्सव पर वहाँ अमृत महोत्सव में भाग लिया, उस दिन मैंने कवि बनने की ठान ली और कविता लिखने की शुरुआत की, लेकिन बहुत सारे पन्नों को फाड़ भी दिया। लिखने की कोशिश की, लेकिन वो सही रूप से आया नहीं। करते करते 1 वर्ष बीत गया और अच्छा। पुनः वही अमृत महोत्सव का समय आ गया। मैं पुनः उसी जी। पंडाल में बैठ गया, सोचता था, देख रहा था। आदरणीय संजय पंकज भैया संचालन कर रहे थे और रविंद्र उपाध्याय जी अपना गजल सुना रहे थे। तिरगी तिरगी बढ़ रहे ये कदम, 4 पल मधु चांदनी के लिए। शायद यह रचना मेरे लिए क्यों रामबाण बन गया कि मैं भी उसी समय कलम निकाला और एक पेज लिया और उस पर मैंने लिखा, कहा कि आखिर मैं कवि नहीं बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन जी। सकता हूँ। पहले पुष्प की अच्छा। अभिलाषा मैंने अपने अध्ययन किया। मैंने पढ़ा विद्यालय में 5वीं या 6ठी कक्षा में पुष्प की अभिलाषा, तो क्यों नहीं जी। एक कवि की अभिलाषा लिख दूं। मैं अपनी अभिलाषा को लिख देता हूँ। जो सही है। अभिलाषा आज मुझे इसी समय उत्पन्न हुई, उसको कागज पर उकेर देता हूँ। जो होगा अच्छा होगा, वाहवाही है। नहीं नहीं अच्छा होगा तो कोई फांसी थोड़े पड़ता। आराम से मैंने लिखा, 2-4 लाइन लिखे और संजय भैया को कह दिए कि भैया मेरा भी नाम इसमें एंट्री कर दीजिए। अच्छा। तो मैंने कविता लिखी। सोचता था मैं भी बनूं कवि। आचार्य श्री निराला के अनुपमा कला मंच से मेरी पहली प्रस्तुति हुई थी। सोचता था मैं भी बनूं एक दिन कवि। शीर्षक भी मैंने इतना लंबा दे दिया, क्यों नहीं लंबा दूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं, जानकारी ही नहीं थी कविता की, लेकिन मैंने लिखने का प्रयास किया। सोचता था मैं भी बनूं। मैं उसका 2-4 लाइन सुना रहा हूँ। अगर समय ज्यादा ना ले हो, अगर अल्प समय हो तो मैं बात को कट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इच्छा है कि 2-4 लाइन आपको सुना दे, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि वो आदरणीय, पहली रचना स्वागत है। हमारी है। जी कि आदरणीय, सोचता स्वागत था है। मैं भी बनूं एक दिन कवि, लेकिन न जाने मेरी अभिलाषाओं को किसने दे दी है बद्दुआ, जिससे न बन पाया मैं अभी तक कवि। एक दिन मैं पहुंचा ऐसे मुकाम पर जहां पे मिला मुझे कवि ही कवि। उन्हीं ने दी मुझे अच्छी सलाह, जिससे बन गया मैं भी कवि। ये मैंने रचना जी। लिख दी। ये शायद बहुत ही छोटी रचना और टूटी फूटी रचना, लेकिन संजय भैया ने जब आगाज किया कि मैं नवोदित कवि चंदन कुमार को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ,
तो मेरा तो थरथराहट बढ़ गया कि अरे भैया आप तो काव्य पाठ करने की बारी आ गई। मैं गया बिल्कुल। और मैंने सबसे पहले तो अपने गुरुजनों से माफी भी मांगी। आचार्य श्री जैसे महर्षि के दरवाजे पर अगर एक नन्हा सा व्यक्ति, नन्हा बालक वहां पर प्रस्तुत कर रहा हो तो उस मंच का इतना बड़ा स्थान है कि वो मंच एक नए कवि को जन्म देने का मंच था। वास्तव में वहां से नए नए कवियों का उद्गम हुआ। तो बहुत ही किसी ने बेहतरीन यह आदरणीय। नहीं कहा कि आप सबों ने तालियां बजाई, तालियां जी जी। बजाइएगा, वाह 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 वाह, वंस मोर। एक व्यक्ति ने उसी बीच से कहा वंस मोर। मैं नहीं समझा कि वंस मोर क्या होता है, लेकिन लोगों ने कहा इसी चीज को फिर दोहरा दो। फिर मैंने दोहरा दी, फिर शाबाशी मिली और कहे फिर दूसरे कवि को आमंत्रित किया गया। मैं फिर अपने जगह पर आ गया। तो वह मुझे लगा कि मैं कोई अच्छी रचना नहीं सुनाया हूँ, लेकिन यहाँ जितने भी श्रेष्ठ जन हैं ये सभी चाहते हैं कि इसका पीठ थपथपाओ ताकि वो आगे बढ़े। या मुझे बिल्कुल। लगा, ऐसा एहसास हुआ और मैं निरंतर उस मंच पर जाते रहा। जब कभी वो एक नई रचना को लेकर जाता था और सुनाता भी था। कई बार तो मुझे नाटक करने का भी मौका मिला उस मंच पर। बहुत अच्छा लगा और मेरी साहित्यिक यात्रा का प्रथम कविता यही थी। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होता है। तो आपकी इस साहित्यिक जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मैंने बतलाया ना, मेरी प्रेरणा मेरी माँ है, जो स्वयं एक संगीतकार रही है। अच्छा। लता जी से अवार्डेड है, पंडित भीमसेन जी से अवार्डेड है। वो संगीत अच्छा। प्रभाकर रही है भागलपुर घराने से। तो वो संगीत विषय देखिए, कहीं ना कहीं साहित्य और संगीत दोनों जुड़ा हुआ करीब। तो संगीत बिल्कुल से तो बिल्कुल। मुझे लगाव था भी, और रंगमंच से लगा हुआ, और साहित्य के क्षेत्र में जो विभूतियां इतने थे, इन लोगों के बीच में जब जाता था और सुनता था, मुझ में एक आज भी इच्छा रहती है कि मैं आगे रहूं, मैं भी उस मंच पर हूँ, मेरा भी कोई कुछ, हमसे भी कुछ कोई पूछे। तो इसी कड़ी में यह मेरी भावना आगे बढ़ाते चली गई और मेरा प्रेरणा का पुंज मेरे वही विभूति लोग हैं जिनका जो निराला निकेतन में हुआ करते थे। और मेरी माँ तो मेरी प्रेरणा है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो अब बारी है हमारे युवाओं की। आप एक शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक के तौर पे आप युवाओं को तो तैयार कर ही रहे हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं आज की युवाओं को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि युवा साहित्य के क्षेत्र में आगे आवे। बहुत सारा अवसर है इसमें, इसमें अवसर प्रतिष्ठा का है। प्रतिष्ठा बिल्कुल, अगर पानी हो तो कलमकार बने और साहित्य बिल्कुल, के बिल्कुल, क्षेत्र में आए और साहित्यों का अध्ययन करें। साहित्य का अध्ययन अगर आप करेंगे तो आपकी भाषा प्रखर होगी और साहित्य भी समृद्ध होगा। अगर आज के जो जितने भी नवोदित है, चाहे वो मैं स्वयं क्यों ना हूँ, मेरे लिए भी है और आज के युवा लेखकों के लिए भी है कि एक अच्छे अच्छे रचनाकारों का रचना पढ़े, फूहड़ साहित्य और संगीत में न जाए। वो जो बाजारू पुस्तकें हैं, बाजारू पुस्तक से दूर होकर के जो समृद्ध साहित्य है उसको आप पढ़े, अच्छे अच्छे लेखकों की रचना पढ़े और साहित्य के क्षेत्र में आवे। मेरा यह अपील है आज के युवाओं से, क्योंकि यह नहीं है कि आपके नौकरी पेशा और को यह प्रभावित करता है। बहुत सारे सभी साहित्यकार तो नौकरी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। तो साहित्य को अपना जीवन का एक हॉबी बने, साहित्य से जुड़िए। वो जो आजकल यूट्यूब पर वेब सीरीज देखते हैं, ये सब मत देखो। मेरा यह है कि उसको मत देखो, तुम किताबों को पढ़ो, यह तुमको कुछ काम देगा। उसका क्या है, वो 10 मिनट के बाद स्मरण शक्ति से गायब हो जाएगा। लेकिन यह जो अगर दिमाग में बैठ जाएगा, जो आप पढ़ रहे हो, वो चीज आपको जीवन भर करना। साहित्य से जुड़िए, साहित्य की सेवा अगर करेंगे तो सरस्वती आप पर अवश्य।
बिल्कुल बेहतरीन, आदरणीय। आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन शब्दों का चयन करके हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं को, जो आपकी इस इंटरव्यू को लगातार देख रहे हैं या आपके विचारों को सुन रहे हैं, तो आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे साहित्यकार को अभी तक झेल रहे हैं। इतने देर से वो अगर देख रहे हैं तो झेल रहे हैं मुझे। और मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप साहित्य के रस को समझिए, साहित्य के मर्म को समझिए और साहित्य के साथ जुड़िए। और साहित्य के साथ जब जुड़ेंगे तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। मैं साहित्य के क्षेत्र में उन लोगों को इसलिए आने के लिए कहता हूँ क्योंकि साहित्य से संस्कार भी मिलता है। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में रहेंगे तो अच्छे लोगों का संगत मिलेगा। वो आप एक श्लोक पढ़े होंगे कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम गृहेण कलहेन। अगर काव्य शास्त्र के साथ आप विनोद करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तकिए के नीचे कोई उपन्यास न रखे, अगर साहित्य का किताब, उपन्यास भी साहित्य में ही आता है, लेकिन वो उपन्यास जो मैंने कहा बाजारू उपन्यास न पढ़े, एक अच्छे रचनाकारों का उपन्यास ही पढ़ते हो, पढ़ो, हिंदी साहित्य को भी पढ़ो और अपना जीवन को संवारो। आज के समय में यह है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर तो बनना चाहता ही है, लेकिन साहित्यकार भी बनो, वह भी चीज है। उसको भी अपने में सहज के रखो कि मेरा एम क्या है, लेकिन उस एम में इसे अपना जीवन का एक क्या नाम उसको कहे हॉबी बनाइए, रुचि बनाइए कि साहित्य भी पढ़ना है और साहित्य पढ़े और अच्छे साहित्य का चयन करें। बिल्कुल आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन शब्दों से आपने हमारे श्रोताओं को भी प्रोत्साहित किया और साहित्य के क्षेत्र में आने के बाद उन्हें किस किस तरह का लाभ मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपने दी। तो आप तमाम श्रोताओं से मैं अभी लेती हूँ अलविदा। आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर बिहार से चंदन कुमार जी को। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे युवा हैं वो साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और चंदन जी ने जो भी अनुभव आप सभी के साथ साझा किया है वो एक बेहतरीन आप सभी के लिए साबित होगा, क्योंकि आज वो मुजफ्फरपुर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ, उनकी जीवनी और उनकी साहित्यिक यात्रा को हम लोग सुनेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।